नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। उत्तराखंड किस तरह विकास के नाम पर सालों से ठगा जाता रहा, उसकी तस्वीरें अब सबके सामने हैं। अब जोशीमठ में खतरनाक घरों और भवनों को गिराने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। एक्सपर्ट की निगरानी में उस पूरी प्रक्रिया जो है उसको किया जा रहा है ताकि और कोई बड़ा हादसा न पेश आए और अगर कुछ हो तो उसे वक्त रहते संभाला जा सके। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आई जो चिंता पैदा कर रही है। अब कर्णप्रयाग के घरों में भी दरारें आ गई हैं। जोशीमठ से करीब 80 किलोमीटर दूर है कर्णप्रयाग। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऋषिकेश और कर्णप्रयाग प्रोजेक्ट जो है उसकी वजह से ये दरारें आई हैं। आपको बता दें कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग प्रोजेक्ट जो है वो करीब 125 किलोमीटर का है और अब यहाँ पर लोग जो हैं वो दहशत में हैं कि आखिर आगे आने वाला वक्त जो है उनके लिए और नई मुसीबतें जो है वो यहाँ पर लेकर ना आए। तो कुछ जो जिम्मेदारी की एक जो बात लगातार की जा रही है कि आखिर जोशीमठ में जो कुछ चल रहा है उसका जिम्मेदार कौन है, क्या कुछ इस वक्त चल रहा है वो आपको बताते हैं। कई घरों में जो दरारें आई हैं उससे लोग दहशत में हैं। 678 घरों और 2 होटलों को खाली करवाया गया है। क्षतिग्रस्त इमारतों को गिराने का काम लगातार जारी है। सबसे पहले मनाली इन होटल को गिराया गया, माउंट व्यू होटल को भी अब गिराया जाएगा। करीब 4000 लोग सुरक्षित जगहों पर भेजे गए हैं। स्थानीय प्रशासन, उसके अलावा एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें जो हैं वो भी मौके पर लगातार तैनात हैं। गांव का भी सर्वे शुरू किया जा रहा है। कई इलाकों में आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं, ये ज्योतिर्मठ के मंदिर की तरफ से कहा गया है और विनाश का कारण जो है वो विकास को बताया गया है। साथ ही मठ की इमारतों में भी दरार है, ये ज्योतिर्मठ मंदिर प्रशासन जो है वो लगातार बता रहा है। दरारों के लिए हम जिम्मेदार नहीं है, ये एनटीपीसी की तरफ से कह दिया गया। हमारी बनाई सुरंगें जोशीमठ के नीचे नहीं है, एनटीपीसी की तरफ से ये साफ कर दिया गया है। लेकिन इस सब के ऊपर आपको बताएं कि किस तरह से इस सब को लेकर वक्त रहते आगाह किया गया था। अगर वक्त रहते कार्रवाई की जाती या चेत जाते, सचेत हो जाते तो चीजें इस स्थिति में नहीं पहुंचती। 1976 में मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट सामने आई थी, उसकी कुछ बातें आपको बताते हैं जिसमें जोशीमठ को बचाने की खातिर सुझाव दिए गए थे कि जमीन की जो स्थिरता है उसकी जांच करने के बाद ही कोई नया निर्माण यहाँ से हो, ढलान से किसी भी तरह की छेड़छाड़ न की जाए, चट्टानों को खोदकर या धमाका करके ना हटाया जाए, ये साफ तौर पर 1976 की रिपोर्ट में कह दिया गया था। भूस्खलन के लिहाज से संवेदनशील इलाकों में पेड़ न काटे जाएं। मारवाड़ी और जोशीमठ के बीच बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। पहाड़ की जो तलहटी है वहां पर चट्टानों को सहारा देकर मजबूत किया जाए। पहाड़ी ढलानों को बेतरतीब खोदा ना जाए, ये साफ साफ इस रिपोर्ट में कहा गया था। 5 किलोमीटर के दायरे में निर्माण सामग्री ना निकाली जाए। तो इतनी जो सलाहें हैं वो यहाँ पर दी गई थी। तो सवाल इंडिया का में हम आज यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जोशीमठ के लोगों को बसाने के लिए सुरक्षित और पर्याप्त जमीन है अब सरकार के पास? जोशीमठ जैसे संकट की आशंका वाले जो दूसरे इलाके हैं, क्या अब आगे उन पर ध्यान दिया जाएगा? क्या पहाड़ों में अंधाधुंध जो निर्माण हो रहा है उस पर अब लगाम लगेगी? और क्या सरकारों के पास दूसरे गांवों के लिए कोई अग्रिम योजना है ताकि ऐसी स्थिति जो जोशीमठ में पैदा हुई है वो ना हो पाए? तो हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर जुड़ रहे हैं नरेश चंद्र पंत जी हैं, पूर्व सीनियर प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी के। पंत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। यहाँ पर पंत साहब, सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अब ये जो लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है, दूसरी जगहों पर बसाने की बात की जा रही है, क्या यहाँ पर अब पर्याप्त जमीन है और इतनी सुरक्षित जमीन है कि इतनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं उन्हें बसाया जा सकेगा? ये सवाल का जवाब तो मेरे पास वास्तव में नहीं है। उसका कारण ये है कि मैं बहुत दूर बैठा हूं वहां से और ये जानने के लिए कि वो जमीन, देखिए उस जमीन के लिए आदित्य जी क्या क्राइटेरिया होगा। एक ही क्राइटेरिया जो 1976 की रिपोर्ट जो आपने रेफर की उसमें दिया है कि उसका बेस या फाउंडेशन स्थिर हो या सुरक्षित हो। तो वो थोड़े से सर्वे के बाद ही यह पता लगाया जा सकता है कि वो जमीन है और कितनी दूर वो मिल सकती है और कहाँ ये बसावट हो सकती है। तो वो बहुत बड़ी, उन लोगों के लिए तो बहुत बड़ी समस्या है जो उसमें इन्वॉल्व है, बट एक बड़े परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़ी समस्या नहीं है इस पर्टिकुलर जोशीमठ के कंटेक्स्ट में। मगर अगर हम सीखना चाहें तो बड़ा लेसन या बड़ी चीज सीखने की ये होगी कि
इस समस्या से क्या हम जो ऑल वल्नरेबल लोकेलिटीज हैं, हैबिटेशंस हैं, क्या उनके लिए हम सबक लेके आगे इसको रोक सकते हैं? वो एक बड़ी चीज होगी। तो उसके लिए जो 2-3 बेसिक चीजें हैं जो 1976 की रिपोर्ट में कॉमन सेंसिकल रिकमेंडेशंस थे, बिल्कुल, उनको साइंटिफिकली इम्प्लीमेंट कर लें तो वो मेरे विचार से इससे सबसे बड़ा सबक होगा। उसके लिए जो फंडामेंटल आइडिया यानी विजन चीज है वो ये है कि जियो साइंटिफिक डाटा या इनपुट जो वहां जनरेट किया जाए, जिसके लिए थोड़ी एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, और जो भी डेवलपमेंटल प्लानिंग की जाए वो उसको इनकॉर्पोरेट करके की जाए। मतलब बेसिक आइडिया ये है। उसका इम्प्लीमेंटेशन हर जगह में अलग अलग तरीके से होगा, क्योंकि हर जगह की समस्याएं अलग अलग होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल इस जोशीमठ के इस केस में मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि वहां पर जो विष्णुप्रयाग ये हम जो टनल की बात कर रहे हैं वहां से नहीं जाती, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है इस पर्टिकुलर परिप्रेक्ष्य में। तो जो हर जगह की स्पेसिफिक इश्यूज होंगे उस हिसाब से उनको हम कर सकते हैं, मगर इसके लिए हमारा अगर ये विचार जो जैसे मैंने कहा, अगर हम उसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे तो ये बहुत बड़ी चीज हो। बिल्कुल। और पंत साहब, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि अब कम से कम सरकारें इस बात पर ध्यान दें कि आगे जो कम से कम नगर योजना है उस पर बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। सिर्फ विकास के नाम पर अंधाधुंध जो निर्माण हो जाते हैं वो इस तरह से लोगों के सामने अगर संकट खड़ा कर दे तो वो किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं है। और खासकर जब निवासी हैं इस देश के, उनके अधिकार हैं, कहीं ना कहीं उनके मौलिक अधिकारों का भी यहाँ पर हनन हो रहा है। आदित्य जी, इसमें भी 2 बातें मैं कहूंगा। ये हिमालय की बात नहीं है। दिल्ली के आसपास भी जो या और भी कहीं पे टाउन बनाते हैं, तो क्या हम ये चीजों का ख्याल रखते हैं? वास्तव में उस टाउन प्लानिंग में उस चीजों को हम कंसिडर ही नहीं करते हैं कि कितने नेचुरल रिसोर्सेज वहां पे, कितना पानी चाहिएगा। फॉर एग्जांपल छोटी सी बात है, जब हम एक बहुत बड़ा टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं और उसकी अवेलेबिलिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होगी या नहीं होगी, तो एक बात यह है। दूसरी सबसे बड़ी बात और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उस प्लानिंग में हम लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं करते। बिल्कुल, बहुत बड़ी 2 तरह से इन्वॉल्व करने की जरूरत है। 2 तरह से बहुत जरूरी बात है हमारे जैसे देश में। एक कि हमें उनको वो बेसिक डाटा या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि जो उनको बताए कि ओवर कमर्शलाइजेशन से उनके ही इलाके में क्या नुकसान हो सकते हैं। यानी कि ये उनका मुद्दा हो, तभी वो पॉलिटिकली उस चीज को कन्वे कर पाएंगे अपने लीडर्स को कि हमें उस एक लेवल तक ही डेवलपमेंट चाहिए, उसके बाद हमारे लिए खतरा हो रहा है। जी पंत साहब, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंत साहब आपका। आप जुड़े हमसे और ये महत्वपूर्ण जानकारियां आपने साझा की। यहाँ पर IIT कानपुर के प्रोफेसर राजीव सिन्हा का भी बयान आया है। उन्होंने भी कुछ ड्रोन के जरिए रिसर्च किया है, जिसके चलते उन्होंने कहा है कि लैंडस्लाइड, भूकंप और बाढ़, इस क्षेत्र में इन तीनों का खतरा जो है वो रहता है और ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें बेहतर प्लानिंग, बेहतर योजना बनाने की जरूरत है। आपको सुनवाते हैं प्रोफेसर राजीव सिन्हा का ये बयान। इस एरिया में जो जिस तरह के हैजार्ड्स आते हैं, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक और फ्लड्स, ये 3 मेजर हैजार्ड्स हैं इस पर्टिकुलर जोन में। और ये तीनों जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। इनको हमें आइसोलेशन में नहीं देखना है। तो अब जैसे लैंडस्लाइड जब होती है, कोई बड़ी लैंडस्लाइड जब होती है, तो वो नदी में एक लैंडस्लाइड डैम बना देती है, जो अभी पिछले साल हुआ था धौलीगंगा में, आपको याद होगा। और उस डैमिंग की वजह से बैकफ्लो होता है, उसकी वजह से फ्लड होती है। साइज्मिक एक्टिविटी की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से लैंडस्लाइड आते हैं। तो ये सारे की सारी चीजें जो है वो कनेक्टेड हैं और हमें एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग की जरूरत है। इंटीग्रेटेड हैजार्ड मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट हमें इस देश में लाना पड़ेगा। तो ये नहीं कि सबसे पहले तो अनप्लान्ड हैबिटेशन तो सबसे डेंजरस है इस एरिया में। और बिना पर्टिकुलर जोनिंग के, बिना हैजार्ड जोनिंग के कोई भी डेवलपमेंट प्लान जो है इस एरिया में पास ही नहीं होना चाहिए। तो आप जैसे देख रहे हैं आज की तारीख में, मैं अभी आपकी न्यूज फॉलो कर रहा था,
अब आज की तारीख में 2 मंजिला 3 मंजिला होटल्स वहां पे बने हुए हैं, जो वैली के बिल्कुल एज पे जो अनस्टेबल एरियाज होते हैं वहां पे घर बने हुए हैं। तो इन सभी कार्यक्रम में, इन सभी जो डेवलपमेंट प्लान्स है और स्कीम्स में एक जोनिंग और एक अप्रूवल की जरूरत है। तो यहाँ पर हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए, प्रोफेसर यशपाल सुंदरियाल हैं हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से। यशपाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप हमसे जुड़े यहाँ पर। यशपाल साहब, सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है यहाँ पर, जिस तरह से आपने अगर प्रोफेसर राजीव सिन्हा को सुना हो जो IIT के हैं, कि उनका कहना यही है कि जोशीमठ को दोबारा बसाना जो है वो बेहद खतरनाक है और कभी भी कोई भी बड़ी त्रासदी हो सकती है। तो अब जो बसाने का काम चल रहा है, क्या उतनी पर्याप्त जमीन है और उतनी सुरक्षित है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को बसाया जा सकेगा? देखिए, ऐसा है कि रिहेबिलिटेशन या लोगों को दूसरी जगह बसाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लोग वहां से जिनको आप रिहेबिलिट कर रहे हैं, उनका इमोशनल लिंक होता है अपने गांव से, अपनी जमीन से। और वहां पे जो लोग बसे हुए हैं वो नजदीक के गांव के हैं, जहाँ पे क्या उनके एग्रीकल्चर लैंड गांव में है और वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के नाम पे वो जोशीमठ में बस गए हैं। तो पूरा हिमालय जो है बहुत संवेदनशील है। और मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी गवर्नेंस है, उस गवर्नेंस को मैं मानता हूं कि वो बहुत सक्सेसफुल नहीं रही। और मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट में जो कुछ लिखा था, अगर हम उसे हमने लागू किया होता तो शायद आज इतनी बड़ी जो त्रासदी जोशीमठ में है ये देखने को नहीं मिलती। अब रहा सवाल कि क्या नियर बाय एरियाज में ऐसे स्टेबल एरिया हैं, तो छोटे छोटे पैचेस में एरियाज हैं, लेकिन वहां पे भी अगर कल हमने जो है अंधाधुंध वहां पे लोगों को बसा दिया और फिर लोगों ने अपने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना दी, तो फिर एक ऐसी खतरनाक पोजीशन आ सकती है। तो सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट को एक प्लानिंग के द्वारा कम से कम एक बिल्डिंग कोड यहाँ के लिए बनाना पड़ेगा कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमको यहाँ पे बनाना चाहिए और कैसा नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पर सुंदरियाल साहब, एक और समस्या हम देख रहे हैं कि अब 80 किलोमीटर दूर ही जोशीमठ से कर्णप्रयाग में भी उस तरह की तस्वीरें सामने आई। और ये कर्णप्रयाग सिर्फ अकेला ऐसा इलाका नहीं है, कई ऐसे आसपास के गांव हैं जो इस तरह की जद में आ रहे हैं और इस तरह की दरारें उसमें देखी जा रही हैं। तो जो ऐसी संकट की आशंका वाले जो इलाके हैं, उन पर अब ध्यान देना बहुत जरूरी है। सरकारें कम से कम उनके लिए तो सचेत हो जाए, वो बहुत जरूरी है। आप जो बात कर रहे हैं कर्णप्रयाग की, मैं उसमें और जोड़ता हूँ गोपेश्वर और गुप्तकाशी। बिल्कुल, ये भी जो है लगभग इनकी स्थिति भी जो है बहुत अच्छी नहीं होने वाली है भविष्य में। अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी जोशीमठ की पुनरावृत्ति हो सकती है। बिल्कुल। तो पहाड़ों में अंधाधुंध जो निर्माण है सुंदरियाल साहब, वो एक बहुत बहुत बड़ी वजह है। अगर हम कहें कि 100% में से अगर हम निकालें तो 65 से 70% जो है वो अंधाधुंध निर्माण ही है जो इसकी वजह है। तो अब कम से कम इस पर रोक लगेगी, ऐसी कोई उम्मीद आगे की जा सकती है क्या? हाँ, इस पर रोक लगनी भी चाहिए। और कम से कम जो डिजाइन है बिल्डिंग्स का, मैं जो बिल्डिंग कोड की बात कर रहा हूँ, ये हाईली सेस्मिकली एक्टिव जोन है, जोन 5 में पड़ता है। तो अर्थक्वेक तो 1803 के बाद जो है 7.5 मैग्नीट्यूड का आया नहीं यहाँ पे, लेकिन कभी भी वो अर्थक्वेक आ सकता है। अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो हम अपनी तैयारी तो कम से कम रखें। बिल्कुल। प्रोफेसर यशपाल सुंदरियाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े, आपने वक्त निकाला। तो कम से कम अब तो सरकारें सचेत हो, यही बात बार बार उठाई जा रही है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल साहब भी जुड़ रहे हैं। अनूप साहब, शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, थोड़ा इंतजार भी आपको करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर हम 2 विशेषज्ञों को भी सुन रहे थे, अनूप साहब, कि किस तरह से वो कह रहे हैं कि जो बेतरतीबी से निर्माण किया गया, विकास का नाम उसे जरूर दिया गया, लेकिन कई बार यहाँ पर देखा गया कि लोगों के जो हित हैं और जो खतरे हैं उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। अदिति, बिल्कुल, मेरे को पता नहीं है मैं कहाँ से आपके सवाल का जवाब दूं, क्योंकि इस समय वही जो स्थिति है, हम सबको मालूम है कि इस समय कितनी गंभीर स्थिति, कितनी विकट स्थिति, कितनी क्रिटिकल सिचुएशन जो है इस समय जोशीमठ में है। और हम सब लोग जो कि इस डिबेट का हिस्सा बन रहे हैं, बाकी लोग हम तो खाली एम्पैथाइज कर सकते हैं वहाँ के लोगों की समस्याओं के साथ में। तो इस समय एक बहुत बड़ा ये जो चैलेंज है, ये जोशीमठ के लोगों के सामने है, जो पिछले 15 मिनट से आपकी जो डिबेट हो रही है अन्य शहरों को लेकर। और मैं यहाँ पर बात शुरू ये करना चाहता हूँ, जो प्रोफेसर सुंदरियाल साहब ने बात करी कि भाई लोगों का एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, मैं उनको सुन रहा था। देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि लाजपत नगर 1 से लेकर के, मैं अगर दिल्ली का उदाहरण दूं, कि आप लाजपत नगर 1 से आप लाजपत नगर 3 आ गए या लाजपत नगर 4 आ गए। तो ये असल में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिनारियो है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं एक और आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि जो रैनी गांव का है, जो कि चमोली जिले में ही आता है जी। और संजोग से 50 वर्ष पूर्व जहां पर चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो ये वो सारा जो लैंडस्केप है, ये वही लैंडस्केप है। 2021 की ऋषि गंगा धौली गंगा आपदा में रैनी गांव को बड़ा भारी नुकसान हुआ था।
और जब सरकार ने रैनी गांव का पुनर्वास करने का मन बनाया, क्योंकि उनको विवश होना पड़ा, क्योंकि परिस्थिति वहां पर ऐसी हो गई, तो रैनी गांव वाले ही जब उनको बगल के गांव में सरकार लेकर के गई, तो दूसरे गांव के लोगों ने भी रैनी के गांव के लोगों का वेलकम नहीं किया था। तो ये बहुत सारी अपनी जो स्थानीय स्तर पर जो जटिलताएं हैं, ये सरकार के सामने निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण समय सरकारी नहीं, उत्तराखंड के लोगों के सामने भी है। और अब जो तमाम शहरों की फहरिस्त हमारे सामने आ रही है, चाहे वो कर्णप्रयाग है, चाहे वो गोपेश्वर है, चाहे वो जोशीमठ है, धारचूला है, मुनस्यारी है, भटवाड़ी है, नैनीताल है, मसूरी है, तो ये अपने आप में इस समय इसके कोई ये निशब्द हैं। अब ये अंत में यही कहना चाहूंगा कि भाई सरकार को इससे सीखना पड़ेगा। अभी सुंदरियाल साहब कह रहे थे कि भाई हमें बिल्डिंग कोड की जरूरत है। मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि उत्तराखंड के जो 9 पर्वतीय जिले हैं, वहां पर ना तो कोई टाउन प्लानर है, ना कोई आर्किटेक्ट है। तो ये जो हमारी जो बुनियाद है हमारी गवर्नेंस की, वो बेहद कमजोर है। और इस कमजोर बुनियाद का यानी कि अनूप नौटियाल साहब की जो बेसिक से शुरू करना चाहिए, शायद वहां से दोबारा अब शुरू करने की जरूरत है। जिन गलतियों को किया है उन्हें अब दोबारा कम से कम ना दोहराया जाए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब बहुत से और भी इलाके हैं जिन पर संकट है। एब्सोल्युटली, दैट इज स्टेटिंग द ऑब्वियस। अब तो इसकी जरूरत है, क्योंकि भाई ये तो एक वेकअप कॉल है उत्तराखंड के लिए। और दुर्भाग्यवश उत्तराखंड को बार बार वेकअप कॉल्स आते रहते हैं। वो वेकअप कॉल आते हैं, कुछ समय के लिए एक अफरा तफरी का माहौल होता है, एक बड़ा गमगीन माहौल होता है, लेकिन कुछ समय के बाद में, जिसे हम कहते हैं कि बिजनेस एज यूजुअल जो स्थिति होती है, ढाक के 3 पात, उस किस्म की दुर्भाग्यवश ये परिस्थिति बन जाती है। लेकिन ये जो जोशीमठ है इस समय, हम उत्तराखंड के इतिहास को देखें, वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था, 22 वर्ष हमारे राज्य के गठन को हो गए हैं। और ये उत्तराखंड की अब तक की दूसरी सबसे बड़ी आपदा है। भले अभी तक यहाँ पर बहुत सौभाग्यशाली हैं, कोई ऐसी कोई कैजुअलिटी अभी तक नहीं हुई है। तो एक जो 2013 की जो केदारनाथ की जो आपदा थी, क्योंकि आज तक उत्तराखंड में जो आपदाएं आई हैं वो बिना बताए हुए आई हैं, वो तुरंत आई हैं, और हमारे पास में किसी के पास कोई समय नहीं रहा रिएक्ट करने के लिए। बिल्कुल। लेकिन जोशीमठ की आपदा संभवतः उत्तराखंड की पहली आपदा है जिसे हम अपनी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह, एक भयानक फिल्म की तरह देख रहे हैं। तो अदिति, अगर इस बार हम नहीं चेते, इस बार हम नहीं जागे, तो हम कब जागेंगे? फिर तो यह है कि भाई ठीक है, उसको फिर आप स्वीकार कर लीजिए कि ऐसा ही होता रहेगा। आज जोशीमठ है, कल उत्तराखंड का कोई और जोशीमठ होगा। बट सरकारें और समाज इतना असंवेदनशील नहीं हो सकता है। और मैं यही उम्मीद करूंगा, हर बार हम यही उम्मीद करते हैं कि भैया सरकारें जो है कुछ अपने पॉलिसी फ्रेमवर्क में, अपने डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं बदलाव लाएंगी। तो इस बार जो है ये जो वेकअप कॉल है उत्तराखंड का, ये जो दूसरा बड़ा टर्निंग पॉइंट है उत्तराखंड का केदारनाथ आपदा के बाद में, लेट अस होप कि इसके बाद में कम से कम बेटर सेंस विल प्रिवेल और कोई स्वीपिंग चेंजेस जो हैं वो हमारे सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप नौटियाल साहब, जिस संवेदनशीलता के साथ वहां के उत्तराखंड के लोगों की भावनाएं भी आप रख रहे हैं और एक कहीं ना कहीं सोल्यूशन भी बता रहे हैं कि इससे ज्यादा अब देर नहीं की जा सकती। एक वेकअप कॉल है जोशीमठ, और जिसने वक्त रहते चेताया भी है कि क्या भयावह स्थिति आ सकती है। तो आगे जो सरकारी ढुलमुल रवैया है वो ना रखा जाए, ठीक से काम किया जाए, तो कम से कम ये जोशीमठ जैसी घटना दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। और अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां पर बीते हफ्ते राजौरी में आतंकवादियों ने लगातार 2 दिनों तक हमले किए, जिसमें 2 बच्चों समेत 6 लोगों की जान चली गई। अब इन हमलों को देखते हुए सरकार ने पुरानी ग्राम रक्षा समितियों को फिर से सक्रिय करने का फैसला किया है। राजौरी के डांगरी में लोगों को आतंकियों का सामना करने की ट्रेनिंग दी जा रही है, उन्हें हथियार भी दिए जा रहे हैं। बेशक इससे वहां रह रहे लोगों का हौसला बढ़ेगा और शायद आतंकियों की हिम्मत कुछ कमजोर भी पड़े, लेकिन इसमें सवाल भी कई हैं। क्या सरकार आतंकियों से मुकाबले की अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है? सवाल यह भी है कि क्या आम लोगों को हथियार देना और खतरनाक नहीं हो सकता है? चूंकि वो पेशेवर लड़ाके नहीं है, इसलिए उनके हथियार छीने भी जा सकते हैं। यही नहीं, जो माहौल है उसमें कभी कभार ऐसे हथियारों के दुरुपयोग का अंदेशा भी लगातार बना रहता है। तो पहले भी ग्राम रक्षा समितियां थी जिसमें, लेकिन क्या उनसे आतंकवाद का सामना करने में मदद मिली? क्या आतंकवाद से बड़ी लड़ाई लड़ने की जगह सरकार ने फौरी उपाय तो नहीं कहीं आजमा रही है? ये एक यहाँ पर बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा हो रहा है। तो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं खास मेहमान, मेजर जनरल रिटायर अश्विनी सिवाच हैं, जो सुरक्षा विशेषज्ञ हैं। सिवाच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। यहाँ पर यही सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है जो कुछ राजौरी में देखने को मिल रहा है कि
कहीं ना कहीं इसमें एक डर ये भी रहता है जब आप लोगों के हाथ में हथियार दे देते हैं, क्योंकि वो पेशेवर नहीं है, तो ये खतरनाक भी हो सकता है। हाँ देखो आदित्य, ये बात सच है कि देखो ये अगर आप पुरानी हिस्ट्री देखें, ये विलेज डिफेंस कमेटी आपके 1995 में रेज हुई थी जब इस प्रकार की घटनाएं हो रही थी, और इन्होंने काफी अच्छा काम किया था। इनको हथियार दिए गए थे, इनकी ट्रेनिंग करानी पड़ती, इनकी फिजिकल ट्रेनिंग, कॉम्बैट ट्रेनिंग, और जिससे ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का इस्तेमाल होता है। और इन्होंने जब भी कभी हमला हुआ था तो अच्छी तरीके से मुकाबला किया था। जो शंका और डर है कि क्या इनके हथियार ले लिए जाएं आतंकवादियों से या इसको मिसयूज है, तो ये तो आपकी ट्रेनिंग पे मुनस्सर है, आप किस प्रकार से इसकी कार्रवाई करते हैं। जिस प्रकार से अभी ये विलेज डिफेंस कमेटी, अब इसका नाम चेंज करके विलेज डिफेंस गार्ड, जो कि मार्च 2022 में ही गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया था, और अब जब ये रजौरी के अंदर डांगरी गांव में हुआ जहां 6 जो सिविलियन, 2 उसमें बच्चे भी शामिल थे, मारे गए, मुझे लगता है बहुत अच्छी पहल है। मगर इसको रोल आउट कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छी तरीके से इसकी ट्रेनिंग करानी है। आपको यकीन करना है कुछ एक्स सर्विसमैन या सेटल डाउन है, उनका भी इस्तेमाल करो। ये वॉलंटियर हैं, सीआरपीएफ और पुलिस मिलके इनकी फिजिकल ट्रेनिंग, वेपन ट्रेनिंग कराए, पेट्रोलिंग कराए, इनका प्रॉपर ढंग से ड्यूटी रोस्टर हो। इसका मतलब यह है जब आप इनको पैसा दे रहे हैं कोई 4,500-5 हजार रुपए, तो यह एक सेमी आर्मी की तरह इस्तेमाल किया जाए, और इनके अंदर पावर भी हो और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो। यह नहीं हो कि यह किसी गलत चीज का इस्तेमाल करे। मुझे लगता नहीं ऐसा लेकिन होगा। सर सवाल फिर सिवाज साहब ये भी यहाँ पर उठेगा कि आतंकवादी, हम देखते हैं कि किस तरह से स्थानीय स्तर पर भी अपनी पैठ बनाए रहते हैं, वो लोगों से कहीं ना कहीं संपर्क में रहते हैं, उनसे कनेक्ट बिठा लेते हैं। ऐसे में ये डर भी रहता है कि या तो किसी तरह का लालच देकर वो उन्हें अपनी तरफ खींच लें, या फिर डरा धमकाकर या परिवार के लोगों को किडनैप करके उन्हें अपनी तरफ ले लें, और उसके बाद उन इस तरह के लोगों का दुरुपयोग शुरू हो जाए। वो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। हाँ बिल्कुल आदित्य, देखो ये सारी शंकाएं, डर तो रहेंगी, मगर ये डिपेंड करता है आपकी ट्रेनिंग कैसी, आपकी मोटिवेशन कैसी है, और आपने क्या सिलेक्शन की है। और ऐसे में ये कोई नया एक्सपेरिमेंट तो नहीं है, हमने 1995 से 2006 तक ये था और काफी ये सक्सेसफुल रहा। उसके बाद आतंकवाद का बिल्कुल सफाया हो गया था। ये मुझे लगता है 1-2 साल ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी G20 की समिट होने वाली है। 50 जगह में, 50 जो प्लेसेस में 200 के करीब ये जो मीटिंग होंगी, इसमें 3 जम्मू और कश्मीर की है। और पाकिस्तान चाहेगा कहीं ना कहीं ये पैदा करना माहौल कि जम्मू कश्मीर के अंदर अभी भी आतंकवाद है। तो इसलिए ये 1 साल और 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें बड़ा चौकन्ना रहना चाहिए। जो आपकी शक और आशंकाएं हैं, मैं समझता हूं उसको, मगर उसको आप अगर अपनी ड्रिल अच्छी बनाएंगे, आप उसकी एसओपी प्रोटोकॉल ढंग से बनाएंगे, तो इसका मिसयूज होने के चांसेस बड़े कम हैं। इनको पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और इनके ऊपर भी एक्शन हो सकता है। आपके एक्स सर्विसमैन बहुत वहां सेटल्ड है, उनका इस्तेमाल करें आप। और मैं एक और बताना आदित्य, ये मेल ही नहीं, फीमेल को भी दी जाए। देखो आप जब आप ट्रेनिंग देते हैं, ये मुनस्सर है आपकी ट्रेनिंग किस प्रकार की है। अगर आप ट्रेन करते हैं, आपकी एसओपी ठीक है, आप इनको देखा जाए, हथियार इनके काउंटिंग होते हैं हर वीक में। साहब, लेकिन देखिए सवाल उठाने वाले ये सवाल भी उठाएंगे कि रक्षा समितियां पहले भी थी, इस तरह की जो ग्राम रक्षा समितियां हैं जो आतंकवाद का सामना करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन आखिरकार आतंकवादी अभी भी बने हुए हैं। जो समस्या है अभी भी वो जस की तस बरकरार है, और घुसपैठ के मामले जो है उनमें भी ऐसे कमी नहीं आई। जबकि लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि सुरक्षा बलों की तादाद भी बढ़ी है, और किस तरह से एक के बाद एक आतंकवादियों को बड़े स्तर पर मार भी गिराया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या एक बड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत है बनिस्बत कि हम लोगों को यहाँ पर और साथ में लेकर आए? देखो ये ऑल आउट वार है। आप अगर इस चीज को देखें अदिति, हमें यह देखना पड़ेगा आज की तारीख में जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद लास्ट दौर पे है। अगर आप कश्मीर घाटी में देखें 150 से कम आतंकवादी रह गए हैं। लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन की पूरी लीडरशिप खत्म है, हथियार नहीं है, उनके वेपन नहीं है। दूसरी बात क्या है, आज डेवलपमेंट का माहौल है कश्मीर घाटी के अंदर, वहां पर रिकॉर्ड टाइम में टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी बहुत है। सऊदी अरेबिया, यूएई अभी उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है। तो यह पाकिस्तान को अच्छा नहीं लग रहा। और ये रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, ये तो बिल्कुल पीसफुल हो गए थे। ये एक पाकिस्तान की आईएसआई जो डीप स्टेट दिखाना चाहता है कि किसी तरीके से लोगों को यह दिखाया जाए, वर्ल्ड ओपिनियन को,
कि यहां पर अभी भी आतंकवाद है, मगर सच्चाई में अगर आप देखें आर्टिकल 370 और 35 से ओब्लिगेट होने के बाद वहां पर बहुत अमन और शांति और डेवलपमेंट का माहौल है, और आप इसको पॉजिटिव लेकर चलें। मैं इसका विश्वास दिलाता हूं आदित्य, अगर हम इसको अच्छी तरीके से रोल आउट करेंगे, ये विजिलेंस डेवलपमेंट जो गार्ड है इसकी एसओपी बनाएंगे, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे, तो ये बिल्कुल सक्सेसफुल होगी। और देखो, जब आपने टेररिज्म से लड़ना है तो अकेली गवर्नमेंट नहीं लड़ सकती। ये टेररिज्म को लड़ने के लिए हमें ऑल आउट और पूरा का पूरा एक यूनाइटेड फ्रंट देना पड़ेगा, जिसमें हम जैसे कॉमन सिटीजन का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच साहब, बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर आप साझा कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप हमसे जुड़े। तो जिस तरह से सिवाच साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर बिना स्थानीय लोगों की मदद की आतंकवादियों से जो बड़ी लड़ाई है वो लड़ी नहीं जा सकती, इसलिए ये जो ट्रेनिंग दी जा रही है, ये जो हथियार दी जा रहे हैं, इन्हें एक सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए, और अगर ट्रेनिंग अच्छी दी जाए तो उसके परिणाम भी अच्छे आ सकते हैं। लेकिन इस बात के लिए हमेशा सतर्क भी रहना होगा कि इन हथियारों का कोई दुरुपयोग ना करें। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, सवाल इंडिया में फौरन हाजिर होते हैं। और अब बेंगलुरु की बात करते हैं, जहां से एक दुखद हादसा सामने आया है। नागवारा में मेट्रो का निर्माणाधीन पिलर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति घायल भी हुआ है। पुलिस ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि सुबह करीब 10:45 पर मेट्रो का ये जो पिलर है ये गिर गया। इसकी चपेट में एक बाइक आ गई जिस पर 4 लोग सवार थे। एक परिवार था, यानी कि बाइक पर लोहित थे, उनकी पत्नी तेजस्विनी थी और उनके जुड़वा बच्चे थे। हादसे में तेजस्विनी और उनके बेटे विहान की जान चली गई है, और वहीं लोहित और उनकी जो बेटी है वो घायल हो गए हैं। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि बाइक पर सवार दोनों ही जो वयस्क नागरिक थे, यानी पति पत्नी थे, दोनों ने हेलमेट पहना हुआ था, पर इन पर जो मेट्रो का पिलर गिरा उसकी लंबाई लगभग 40 फीट थी। इस हादसे के पीछे लापरवाही एक बड़ी वजह है, और ये लापरवाही मेट्रो की है, जिसने एसओपी का पालन नहीं किया। निर्माण कार्य जारी रहा और रास्ता खुला रहा। ऐसे में ये बड़ा हादसा सामने आया, जिसकी सीसीटीवी तस्वीरें भी यहाँ पर निकलकर सामने आई हैं, जब वो लोग बाइक से निकलकर जा रहे हैं और अचानक ही ये पिलर जो है ये गिर जाता है। आज सुबह एक दुर्घटना घटी है यहाँ पे बेंगलुरु में, जो मेट्रो कामगारी चल रही थी, और उसके तहत जो मेट्रो पिलर जो रोड पे जो ट्रैवल कर रहे थे बाइक सवार, उसमें 2 की मृत्यु हुई है। अभी हम जो भी एक्सपर्ट्स और एफएसएल एक्सपर्ट्स को इधर बुला रहे हैं, ताकि ये जो कोलैप्स हो मेट्रो पिलर, उसका कारण जानने के लिए। वाइफ, हस्बैंड और एक बच्चे के साथ आ रहे थे। एक हफ्ते से ये पिलर गिरने का सूचना दे रहा था। हमने बताए थे, डिपेंड अपन कुछ जो भी ऑफिसर है उनको पूरा बताए थे। इसका मौत का जिम्मेदार, प्योरली मौत का जिम्मेदार कोई बोला तो इधर का कॉन्ट्रैक्टर हो, ये इससे रिलेटेड संबंध जो कंस्ट्रक्शन के लिए रिलेटेड है वही डिपार्टमेंट के, और ये जिसको कॉन्ट्रैक्टर दिया था, जो डिपार्टमेंट, जो पॉलिटिकल लीडर जो इसका डिपार्टमेंट का जो इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो भी प्योरली है। इनके नेग्लिजेंस की वजह से आज 2 लोग की मौत हुई है। आज इधर गरीबों की मौत बोले तो उनको बच्चों का खिलौना हो गया है। तो ये चश्मदीद को आपने सुना, जो बयां कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो सांठगांठ होती है, इसके चलते लापरवाही यहाँ पे पेश आई और एक परिवार जो है वो बिखर गया है। माँ और बेटे की यहाँ पर जान चली गई है। घटनास्थल पर पहुंचे हमारे सहयोगी निहाल किदवई, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। का ऊपरी हिस्सा गिरा था, यानी ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये आधा कटा हुआ है। जैसा कि आप ऊपर देखिए, काट करके इसको क्रेन के साथ बांधा गया है, और इसका जो ऊपरी हिस्सा था वो उस तरफ गिरा था और बिल्कुल सड़क को पार करके दूसरी तरफ चला गया था। वो काफी बड़ा हिस्सा, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। उस निर्माणाधीन पिलर का ये दूसरा हिस्सा है जिसे काट कर यहां रखा गया है। देखिए कितना बड़ा है, पूरे स्ट्रेच को ये कवर कर रहा है, एक तरफ से दूसरे छोर तक। अब सोचिए कि जब ये मेन पिलर से जुड़ा हुआ था तो ये कितना लंबा होगा, और इसीलिए ये जब दूसरी तरफ गिरा तो वहां देखिए एक पेड़ है सामने, वो भी देखिए पेड़ की जो डाली है वो भी टूटी हुई, ठीक वहां तक वो पहुंच गया, यानी बिल्कुल जो मुख्य सड़क है उसके दूसरी तरफ तक। और इसलिए जब गाड़ी पे, बाइक पे एक परिवार जा रहा था तो उसके ऊपर गिरा और इतना बड़ा हादसा हो गया। एक बच्चे के साथ साथ उसकी मां की जान चली गई। बीएमआरसीएल का कहना है
कि सुबह में ही इस पिलर का निरीक्षण हुआ था और सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक पाया गया था। लगता है थ्रेड में कुछ तकनीकी खराबी आई जिसकी वजह से यह हुआ, लेकिन जो भी हो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि यह लापरवाही सीधे तौर पर बीएमआरसीएल की है। अगर यह जांच के फौरन बाद कैसे गिर सकता है? बीएमआरसीएल के अधिकारियों का कहना है कि जब वो एक पिलर जांच करके दूसरी तरफ जा रहे थे तब यह पिलर गिर गया। तो जाहिर है कि जांच की प्रक्रिया पर भी अब सवाल उठेंगे। पुलिस का यह कहना है कि जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। लेकिन दो जाने गई हैं। बीएमआरसीएल ने 10-10 लाख रुपए के कंपनसेशन का ऐलान किया है। जो घायल है उनका इलाज चल रहा है। लेकिन एक बड़ा हादसा इस मुख्य सड़क पे हो गया जब हमने बीएमआरसीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर से पूछा कि ये ऐसी सड़क है जहां लगातार ट्रैफिक का फ्लो है, दोनों ही तरफ, देखिए दाहिनी तरफ भी और बाईं तरफ भी। ये हिन्नूर के आसपास का इलाका है और यहाँ पर जब इस तरह से ये हुआ, जहाँ पर काफी ट्रैफिक का मूवमेंट है, तो क्यों नहीं ये जो बैरिकेड्स थे साथ में, जो फेंसिंग की गई, इसको थोड़ा और ऊंचा किया गया। तो उनका कहना था कि कितना भी ऊंचा किया जाए, अगर पिलर गिरेगा तो इस तरह के हादसे को नहीं रोका जा सकता। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।